आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में वीसीबीडी ने साफ कर दिया है कि अवैध निर्माण टूटने से बच नहीं पाएंगे। ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी है। इस बीच 2 करोड़ की उस जमीन पर कब्जे की कोशिश हुई है जहां बकरीद पर कुर्बानी होती चली आ रही है। बंदरों ने चलती बाइक पर हमला करके 3 को घायल कर दिया। सांप के काटने से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले विरोध प्रदर्शन की झड़ी लगी दिखाई दी। इस मुद्दे पर सभा के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन तीखा बोले हैं। चोरी की वारदात हुई है। सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर स्टूडेंट्स को उनके बारे में जानकारी दी है। आला हजरत के उर्स की तैयारियां तेज हो गई हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। सावन के चारों सोमवार पर रूट डायवर्जन। सावन में कांवड़ यात्रा को सामने रखते हुए विस्तृत रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया है। 30 अगस्त से शुरू हो रहा सावन माह 28 अगस्त तक रहेगा। पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को होगा। इस बीच 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है। पुलिस के स्तर से आइडेंटिफाई कर लिया गया है कितने कांवड़िया कहां से होकर गुजरेंगे। करीब 85% कांवड़िए कचला घाट से गंगा जल लेकर बदामी भमोरा, देवचरा रामगंगा पुल, करगैना, चौबला पुल, लाल फाटक पुल, कैंट और बुखारा मोड़ से होकर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में आएंगे। करीब 10% कांवड़िए गर्द मुक्तेश्वर घाट से रामपुर, मीरगंज, फतेहगंज पश्चिमी, सीबीगंज किला होकर शिव मंदिरों तक पहुंचेंगे। ऐसे ही 5% कांवड़िए हरिद्वार से रुद्रपुर, बहेड़ी, बिलवा पुल होते हुए शिव मंदिरों में जाएंगे। उसे सामने रखते हुए प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक के अवसर पर शुक्रवार की रात 24 बजे से सोमवार की रात 24 बजे तक रूट डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। ऐसे में वाहन कहां से किस तरह निकलेंगे उसके लिए पूरा होमवर्क कर लिया गया है। पहले सोमवार से पहले हम आपको रूट डायवर्जन पर विस्तृत खबर दिखाएंगे। फिलहाल ही मन बना लें कि कांवड़ यात्रा वाले मार्गों के बजाय वैकल्पिक मार्ग चुनकर ही घर से निकलें। इस बीच एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा और एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने फरीदपुर और थाना फतेहगंज पश्चिमी में कांवड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बीडीएवीसी ने ठेकेदारों को क्यों दी है चेतावनी। कामकाज को देखने और समझने के बाद वीसीबीडी सौम्या पांडे अब एक्शन मोड पर हैं। उन्होंने आज एक्सीएन, एई, जेई के साथ कार्यदायी संस्थाओं, ठेकेदारों, उनके प्रतिनिधियों को लेकर रामगंगा नगर आवासीय योजना, नवीन कार्यालय परिसर, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 1A, ब्रह्मपुत्र एनक्लेव, सेक्टर 6, सेक्टर 7 स्थित 23 केवीए सब स्टेशन, सेक्टर 8 में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी, सेक्टर 8 के कन्वेंशन हॉल, सेक्टर 11 और ग्रेटर बरेली में कराए गए विकास एवं व्यवस्थापन कार्यों का गहन निरीक्षण किया। सड़कों की गुणवत्ता, इंटरलॉकिंग, नालों की सफाई, सीवर लाइन की कार्यशीलता, पेयजल पाइपलाइन, ड्रेनेज व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व्यवस्था, पार्कों, हरित क्षेत्र, सार्वजनिक भवनों की स्थिति, स्वच्छता, जल भराव की संभावनाओं, अन्य नागरिक सुविधाओं को बारीकी से परखा। निर्देश दिए कि बीडी से कराया गया प्रत्येक काम पूरे होने के बाद 2 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि लागू है। इस दौरान अगर किसी काम में धसाव, टूट फूट, दरार, रिसाव, गुणवत्ता संबंधी दोष या अन्य तकनीकी कमी पाई जाती है तो उसका सुधार संबंधित ठेकेदार अपने खर्च पर फौरन कराएंगे। किसी भी ठेकेदार के काम में लापरवाही, शिथिलता, अनावश्यक विलंब किया जाता है तो उसके विरुद्ध संविदा की शर्तों को सामने रखकर ब्लैक लिस्टिंग, अनुबंध समाप्ति, आर्थिक दंड, अन्य विधिक संविदात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अफसरों से भी पर्यवेक्षण के लिए ज्यादा सक्रिय रहने पर जोर दिया है। नक्शा पास कराए बगैर निर्माण कराने वालों के खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। 2 करोड़ की जमीन पर दावे से मच गई खलबली। फतेहगंज नगर पंचायत के वार्ड 14 में गौसिया मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश से सुबह खलबली मच गई। नगर पंचायत का अमला, ई और चेयरमैन पहुंच गई, फोर्स भी आ गया। जमीन पर दावा करने वाले अग्रास गांव के बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि एक शख्स ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए उन्हें रजिस्ट्री कराई है। इस बीच मोहल्ले और आसपास तक के लोग आ गए। लोग हैरानी जताते दिख रहे थे क्योंकि जमीन पर लंबे समय से बकरीद पर कुर्बानी होती चली आ रही है। 200 वर्ग गज ये जगह तबेला के तौर पर पहचानी जाती है। उसकी कोई प्राइवेट शख्स कैसे रजिस्ट्री करा सकता है। खैर, नगर पंचायत अध्यक्ष इमराना बेगम और ईओ पुष्पेंद्र की मौजूदगी में ही जमीन की बाउंड्री वाल कराकर उस पर गेट भी लगा दिया गया। इसका प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में पहले ही पास हो चुका है। इसी के साथ जांच भी शुरू करा दी गई है। अब अगर रजिस्ट्री के दस्तावेज सामने आते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर क्या कह गए सपा नेता। नीट का पेपर आउट होने और जंतर मंतर से उठे बवंडर के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। उसे लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मुद्दे पर सपा नेताओं ने बहुत कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा है, विपक्ष तो सक्रिय था हमेशा से, लेकिन जब अडानी और अंबानी के चैनल सारे होंगे तो फिर विपक्ष को दिखाएंगे कहाँ। अभी जेंजी को भी कहाँ दिखा रहे हैं, जेंजी को दिखा कहाँ रहे हैं, तो सोशल मीडिया है। आप समझिए इतना बड़ा कांड हुआ, इन्होंने किस खुशी में TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, इसके पास ये अरेंजमेंट था नीट एग्जामिनेशन और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनके लिए TCS कभी शिकायत नहीं हुई। कहीं भी आप देख लें पेपर लीक का सवाल ही नहीं था। TCS को बिना PM ऑफिस के, बिना मोदी जी के मर्जी के हटाया जा सकता है। तो जिस जोशी जी की कंपनी को ये दिया गया, जिसने कंडक्ट किया, उस कंपनी का कोई नाम तक नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये मुझे मालूम है। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और ये PMO का, ये मोदी जी के कौन बैठे थे, ये नृपेंद्र मिश्रा वही तो नहीं है। ये पता करना चाहिए कि नृपेंद्र मिश्रा जी जिन्होंने ये बाबरी में जो राम जन्मभूमि में घोटाला कराया, जिनकी अध्यक्षता में ये सब हुआ, ये वही नृपेंद्र मिश्रा जी के तो रिश्तेदार नहीं है कहीं। तो ये की आप बात कर रहे हैं वो बरेली के हैं, जो बरेली के हैं, तो क्या बरेली के तो मैं भी हूँ। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा क्या? सवाल ये है कि बिना मोदी जी के परमिशन के हो नहीं सकता। PMO पिछले 12 सालों से पूरा देश चला रहा है और नृपेंद्र मिश्रा जी को कुर्सी पे मोदी जी को बैठाने वाले यही नृपेंद्र मिश्रा जी थे। अगर आप उस समय की, जब मोदी जी पहली बार बैठे हैं, तो आप देख लीजिए वो कुर्सी को सीधा कौन कर रहा था। आप जाइए और 2014 की वीडियो देख लीजिए, जिस दिन मोदी जी वहाँ से पहुँचे हैं और उन्होंने PM की कुर्सी पर संभाला है, पीछे नृपेंद्र मिश्रा जी खड़े थे और उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा जी का इशारा हुआ था, जिनके उस पर जिन्होंने वो सलाह दी कि भाई इसको जो है गोली कार सेवकों पर चलाई जाए। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि काम करने वाला कौन था। ये तो आपको भी पता है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है और जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करती है और जो सलाह देती है वो IAS अधिकारी होते हैं। ये आपने पहले भी देखा होगा। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन और उसको जो है उसमें सलाह किसकी थी, रोल किसका था, वो आइडिया किसने दिया, ये सारी बातें हैं। लेकिन इस समय हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि अब ये PM मोदी जी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए और उनका क्या रोल था इसमें, जो TCS को बदल के उनको किया, और इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से आज छात्रों के आंदोलन को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना ये साबित करता है कि अगर मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ किसी बात को उठाया जाए तो वो मानी जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिद पे अड़े हुए थे और जिस तरह की तानाशाही इस आंदोलन के दौरान सरकार के द्वारा दिखाई गई, मैं समझता हूँ जो निहत्थे छात्र, दिल्ली में पूरे देश से छात्र इकट्ठे हुए और जिस तरह से उन निहत्थे छात्रों पर सरकार ने लाठियाँ चलवाईं, जिसमें एक छात्रा शहीद भी हो गई और तमाम छात्र को, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, अस्पतालों में भर्ती हैं। ये घटना जलियांवाला बाग के जो कांड हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल में, जिस तरह से निहत्थे हिंदुस्तानियों के ऊपर गोली चलाई गई थी, उसी घटना की पुनरावृत्ति की तरह प्रतीत होती है। और इस आंदोलन में पूरा विपक्ष छात्रों के आंदोलन के साथ था और इस आंदोलन ने जहां एक और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संघर्ष को देखा, राहुल जी के संघर्ष को देखा, इसके साथ साथ एक बड़ा ममतामयी स्वरूप भी हम लोगों को देखने को मिला। हमारी पार्टी की सांसद माननीय डिम्पल यादव जी ने जिस तरह से इस आंदोलन के दौरान जो छात्र बेहोश हो गए, घायल हो गए, उनकी एक माँ के रूप में जिस तरह से सेवा की है और छात्रों के हौसले को बढ़ाने का काम किया है, उससे निश्चित रूप से छात्रों को एक नई ऊर्जा और एक नई ताकत इस आंदोलन में मिली थी। हम पूरे देश के नौजवानों को, छात्रों को उनकी इस जीत पर बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन लोगों ने जो शिक्षा नीति बनाई है और ये जितने भी पर्चे लीक हुए आज तक, तो अभी तक इन्होंने क्या प्रभावी कार्रवाई की, जो इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, ये भी देश के सामने आना चाहिए। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस जंतर मंतर पर जो छात्रों के
छात्राओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, कई बेटियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, कई बच्चों के हाथ टूट गए, तो उस आंदोलन में जितने भी छात्र घायल हुए हैं, जिनके हाथ टूटे हैं, जिनको अपमानित किया गया है, तो उन छात्रों को उनको सरकार अपनी तरफ से मुआवजा दे। और दूसरी तरफ जिन छात्रों ने पर्चा लीक को लेकर, नीट का जो पर्चा लीक हुआ उसको लेकर जिन बच्चों ने किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उस परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी जाए और कम से कम 1 करोड़ रुपए उस परिवार के मुआवजा भी देना चाहिए, ये मेरी मांग है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पहले जारी रहा विरोध। जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट के आंदोलन की हिमायत के लिए बरेली में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस, आज़ाद समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी ने अपनी अपनी तरह से विरोध जताया। चौकी चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर मौन सत्याग्रह कांग्रेस ने किया। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने जिलाध्यक्ष मनोज सागर के नेतृत्व में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क पर प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और बाद में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान कपिल, अच्छन अंसारी, मनोज सागर, विकास बाबू इत्यादि मौजूद रहे। चोरों ने एक रात में कई मकानों को बनाया निशाना। थाना मीरगंज के गांव सिंधौली में चोरों ने कई घरों में चोरी करके खलबली मचा दी। सूचना मिलने पर पुलिस भी गांव पहुंच गई। चोरी गए सामान और चोरों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। चोरों की बताई जा रही एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। चोरों ने बंद मकानों पर हाथ साफ किया है। हसीना बानो के मकान से भी चोर जेवर चुरा कर ले गए हैं। उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। हसीना बानो सामान क्या क्या गया? सामान 1 तोला की हार सोने को, रानी हार, 1 तोला की टीप है सोने की, 2 तोला की चूड़ी है सोने की, 4 चांदी की वो सोने की अंगूठी चवन्नी भर की है लेडीज, और एक जेंट्स से चवन्नी 8 भर की, और हाथन के 100 बंदा चांदी के लला, और पैरन के तोड़ा, और जो चुटिया चांदी की, और बहू की 1 तोला की झुमकी नहीं, 8 भर के बाबू पैंडल है, 54 भर को बेसर। जब चोरी हुई थी आप लोग कहाँ चले गए? हम पर लेकर सो रहे बेटा, हम होना में ही ना आए हैं। मोबाइल छीनने पर छीना झपटी, वीडियो वायरल। कोतवाली थाने के इलाके में एक ट्रैफिक ड्यूटी करने वाले होमगार्ड और बाइक से फल खरीदने पहुंचे युवक में पंगा हो गया। मामला जंक्शन चौकी से सुभाष नगर पुलिया की ओर जाने वाले मार्ग पर नगर निगम की बिल्डिंग के पास का बताया जा रहा है। इल्जाम है कि फल खरीद रहे युवक की वहां मौजूद ट्रैफिक होमगार्ड ने फोटो खींचनी शुरू कर दी। युवक ने इसका विरोध किया तो होमगार्ड ने कथित तौर पर उसका मोबाइल छीन लिया, चालान काटने की धमकी दी। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि द लीडर हिंदी वीडियो की सत्यता को लेकर पुष्टि नहीं करता। चलती बाइक पर बंदरों के हमले में 3 घायल। सिरौली थाने के इलाके में बाइक सवार 3 लोगों पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे तीनों घायल हो गए। जगन्नाथपुर में रहने वाली 22 साल की शिवानी को बुखार आ गया था। उसे दवा दिलाने के लिए उसके चाचा विनोद और बहन काजल के साथ मोटरसाइकिल से रामनगर के सरकारी अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में सिरौली के पास अचानक बंदरों ने बाइक पर हमला कर दिया। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया, तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में सभी को चोटें आई हैं। शिवानी के सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर ज्यादा चोट होने पर सीएचसी से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मेरा लक्ष्मी देवी, जगन्नाथपुर बेटी। इनके सर में इन्हें बुखार आया था, हम इन्हें लेके आए थे, 2-3 दिन हुए थे इनकी ससुराल से। इनको बुखार आया था तो हमारे देवर जो लेने गए थे इन्हें दवाई दिलाने के लिए। मेरी छोटी बेटी थी और ये दोनों बहनें साथ में थी। फिर बंदर आए थे 2, तो बाइक से मतलब आगे आ गए थे, बाइक फिसल पड़ी और तीसरे बंदर पे जो बाइक उस पर चढ़ गई बंदर पे। कहाँ की घटना है? रामनगर। इनकी चोट आई है? हाँ, इनकी आई है और छोटी वाली लड़की की आई है कोनी में, इनके ज्यादा आई है। सांप ने 2 को काटा, एक की हालत नाजुक। देवरनिया थाने के कस्बे में रहने वाले 55 साल के मोहम्मद रईस को जंगल में घास काटने के दौरान जहरीले सांप ने डस लिया और जुमे की नमाज अदा करने के बाद घास काटने के लिए गए थे। जहरीले सांप के पैर में काट लेने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने फौरन ही देवरनिया सीएचसी ले गए। वहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सांप के काटने की दूसरी घटना थाना कैंट के ग्राम क्यारा की है। रामू 21 साल पुत्र अवधेश शाम 5 बजे अपने घर के कमरे में गया था। वहां उसे सांप ने डस लिया। पहले उसे सीएचसी क्यारा ले जाया गया, बाद में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आईसीयू में उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
जीएसटी से जुड़े बड़े फ्रॉड में 2 और गिरफ्तार। थाना कैंट और इज्जत नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों के जीएसटी फ्रॉड से जुड़े मामले में 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें रोड नंबर 8 नैनीताल की तरफ जाने वाले रास्ते से पकड़ा है। इस संबंध में पुलिस ने फर्जी फर्म हिम ट्रेडर्स पर पहले ही मुकदमा लिख लिया था। इनमें एक का नाम हिमांशु कुमार निवासी ग्राम अरशद विहार, कमरुई, थाना कारपी, जनपद अरवल, बिहार और दूसरा कुंवर सनोज मौर्य निवासी तुलसीनगर, थाना बारादरी है और मूल रूप से कासगंज का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि हुमैर उर्फ मुबारक खान के कहने पर उसने फर्जी फर्म बनाई और उसके एवज में उसे 3 लाख रुपए मिल चुके हैं। वहीं सनोज मौर्य ने बताया कि वो भी कमीशन के एवज में फर्जी बिल बनाकर अब तक करीब 7 लाख रुपए कमा चुका है। पुलिस का कहना है कि दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आईवीराई पुल के नीचे हादसे में ये किसकी मौत। थाना इज्जतनगर के इलाके में आईवीराई ब्रिज के नीचे किसी वाहन के टक्कर मार देने से एक 50 साल के शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जेब से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है जिससे नाम और पता मालूम हो सके। पुलिस फोटो दिखाकर पहचान कराने की कोशिश में लगी है। फजर के बाद गाजी मियाँ की वालिदा का इंतकाल। खानकाह आलिया सकलैनिया के सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद गाजी मियाँ की वालिदा शाह सकलैन मियाँ हुजूर की शरीक हयात सुबह फजर की नमाज के बाद इंतकाल फरमा गई। मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि सुबुर्द खाक के लिए जनाजे को बदायूं में आबाई कस्बा ककराला ले जाया गया। हजरत शाह शुजाअत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में नमाज जनाजा अदा की गई। उसके बाद उन्हें सुबुर्द खाक कर दिया गया। खंड शिक्षक एमएलसी को कदीर अहमद पर भारी। समाजवादी पार्टी ने बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी निर्वाचन के घोषित उम्मीदवार दानिश अख्तर के सहयोग के लिए जिले में प्रभारी बनाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल की तरफ से जारी पत्र में बरेली का प्रभारी कदीर अहमद को बनाने की जानकारी मिली है, जो सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। आला हजरत के उर्स से पहले इस्लामिया पहुंची टीम। 3 रोज़ा उर्स रज़वी का आगाज़ 6 अगस्त से होगा। उससे पहले दरगाह से जुड़े वॉलंटियर और टीटीएस के पदाधिकारियों की टीम ने इस्लामिया मैदान पहुंचकर तैयारियों का खाका खींचा। आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6, 7, 8 अगस्त को आला हजरत का उर्स मनाया जाएगा और यहाँ पे जो है बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम के लिहाज से नगर निगम से हमारी अपील है कि जो भी कार्य हैं इसे टाइम से पूरे कर दिए जाएँ। 6, 7, 8 तारीख का फैसला कर दिया कि सिर्फ ये उन्हीं के लिए किया गया है जो लाखों ज़ायरीन बरेली शरीफ में तशरीफ लेकर आएंगे। वो जो उन्होंने वहाँ के टिकट उनके कैंसिल हुए, वो टिकट कैंसिल करा के दोबारा करा सकते हैं, मगर यहाँ आने के बाद कोई उन्हें दिक्कत आए वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने अपील की है कि जो ज़ायरीन बरेली ज़िले के और बरेली ज़िले के आसपास के बड़ी तादाद में पैदल चादरों के बड़े बड़े लंबे लंबे जुलूस लेकर आते हैं, जो कपड़े की चादर है और जो डीजे है उसका इस्तेमाल ना करें। इन पैसों से ज़रूरतमंद बच्चे जो मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके पास फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास किताबें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, उसमें खर्च कर दें। चौक, शादी हॉल हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इनके अलावा जहां बड़े बड़े मकान हैं जिन लोगों के, उन लोगों से भी रब्ता किया है बारिश के मौसम को देखते हुए कि आप लोग अपने इंतजामात को बढ़ाएं और जो हम लोगों से बेहतर खिदमत अंजाम हो सकेगी वो सभी लोग मिल करके पाए तकमील पर पहुँचाएंगे। जैसे कि ट्रेनों में हादसा चल रहे हैं, ज़्यादातर मौलवियों के साथ चल रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला लाखों की तादाद में ज़ायरीन आएंगे। उसमें एक हेल्पलाइन नंबर हम तो जो डालेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से वो तो डालेंगे, बाकी कुछ अफसरानों के भी नंबर डालेंगे। खुदा ना खास्ता उनके साथ में कोई घटना होती है तो उसमें वो डायरेक्ट उन अफसरानों से बात करें या दरगाह के जो जिम्मेदार हैं उनसे वो बात कर सकती है। ज़ायरीनों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाईचारे का माहौल बना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, इंसानियत का ध्यान रखें, किसी को कोई तकलीफ ना दें। इस बार जो है वो सावन है और सावन के लिए वो हल निकाल लिया है जिला प्रशासन ने और दरगाह प्रमुख सुबानी मियाँ साहब ने। वो अपना त्यौहार मनाएंगे और उर्स आला हजरती बड़ी शान और शौकत से इंशाअल्लाह ताला मनाया जाएगा 6, 7, 8 तारीख को। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।